अब जैसे कि खाना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और खाना हमारा आता था मेजरली एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी चेंज हुई, और इससे क्या हुआ कि फूड जो रहता है वो इंसानों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो गया। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दो मेजर चेंजेस जो एग्रीकल्चर में आए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बड़ा बड़ा चेंज जो था वो आयरन प्लॉशेयर का था। अब ये आयरन प्लॉशर यानी कि अम, हिंदी में बोलूँ तो हल। आपने हल देखे होंगे, कुछ इस टाइप से हल होते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में ये हल है, थोड़ा मिट्टी में घुसा हुआ है पार्ट, और ये इस टाइप से हल जोतते हैं। ठीक है, और आयरन से बने हुए होते हैं, लोहे से बने हुए होते हैं। पहले वुडन के हल चलते थे, लेकिन आयरन जो था उसके हल चलना स्टार्ट हुए उस समय। अब आयरन के हल जो होना, आयरन के प्लॉ, इसे प्लॉ भी बोल सकते हैं, प्लॉशर पूरा नहीं बोले तो प्लॉ से भी आपका काम चल जाएगा। तो आयरन के प्लॉ जो रहते थे, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो ज़मीन थी, जो मिट्टी थी, जिसके अंदर बीज हम डालते थे, सीड्स डालते थे फार्मिंग करने के लिए, और उनसे अनाज उगता था, तो उस मिट्टी को इजीली आयरन जो रहता था, जो हैवी मिट्टी को इजीली टर्न कर देता था। और टर्न करने से ये रहता है कि सॉइल जो रहती है वो फर्टाइल बनी रहती है, और साथ ही साथ जो अनचाहे पेड़ और पौधे रहते हैं वो हट जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्लॉ और हल की कैसे काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है, ये घास जो है, ये अनवांटेड प्लांट है। तो जैसे ही हमने हल चलाया, इस ट्रैक्टर के पीछे हल बंधे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से हल बंधे हुए इस ट्रैक्टर के पीछे। जैसे ही हल चलाया तो मिट्टी जो रही वो रोटेट हो गई, और ये जो है जड़ से उखड़ गए। जड़ से उखड़ गए तो अब हम हमारा जो अनाज है, हमें जो उगाना है वो डाल सकते हैं, और हमें जिस प्लांट की ज़रूरत है, जिस फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है, हम वो उगा सकते हैं अननेसेसरी। ऐसे मिट्टी उपजाऊ भी ज़्यादा बनती है। लेकिन उस ज़माने में कोई ट्रैक्टर और ये सब थे नहीं, तब बुलक जो रहते थे उनसे ही हम हल जोतवाते थे। ये देखिए आप कैसे हल जोत रहा है एक आदमी। करीब 2500 साल पहले भी ऐसे ही हल जोते जाते थे। आज भी भारत में बहुत जगह ऐसे ही हल जोतते हैं, 2500 साल पहले भी ऐसे ही हल जोता जाता था। तो इससे जो है एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने लगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो लोग ने स्टार्ट की एग्रीकल्चर में, वो है राइस से रिलेटेड। पैडी को राइस भी बोलते हैं। राइस बेसिकली चावल होता है जो खाते हैं, और पैडी यानी कि राइस का प्लांट, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक फिनोमिना हुआ, एक नई चीज़ सीखी, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये रहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खेत में बीज डाल दिए, तो कुछ बीज जो रहेंगे वो ही जर्मिनेट होके, वो ही अंकुरित होके बड़े प्लांट में कन्वर्ट होंगे, और फिर आपको जो है अनाज देंगे, ग्रेन्स देंगे। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीड्स ग्रेन्स दे या बड़े, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें नर्सरी में उगाते हैं, एक छोटे एरिया में उन सीड्स को डाल देते हैं, और जो ग्रो कर लेते हैं उनको हम फिर बाद में फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नर्सरी में हम ट्रायल कर लेते हैं, जो नहीं उगता है उनका तो कुछ करना नहीं है, जो उग गए उन्हें कर देते हैं फील्ड में ट्रांसफ़र। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सपोज़ ये वाले सीड्स जो थे मर जाते, तो कम से कम फील्ड का इतना एरिया तो घेराता नहीं, हमें ये 1 महीने में ही, 15 दिन में ही पता चल गया कि कौन से बीज उगेंगे नहीं उगेंगे, तो हम इतनी ज़मीन जो है वो वेस्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक कंसेप्ट था, ट्रांसप्लांटिंग वाली चीज़ सीखी, और इस टाइप से हमें हुआ। तो ट्रांसप्लांटिंग का कंसेप्ट आपकी बुक में कैसा है उसके बारे में बताया है। तो इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड from which plants would sprout, saplings were grown and then planted into a field। मतलब डायरेक्ट सीड डालने से पहले हम जो है सैपलिंग यानी छोटे प्लांट को ग्रो करते थे, और फिर उन प्लांट को जो है फील्ड में डालते थे। दो इससे प्रोडक्शन जो था
फूड ग्रेन्स का वो बहुत बढ़ गया। लेकिन आपको बताऊं कि ये वाला काम जो रहता है ना बहुत ही बैक ब्रेकिंग काम रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेबर लगते हैं। इसलिए इस काम के लिए जनरली स्लेव, चाहे मैन हो या वुमेन हो, दास हो या दासी हो, उनका यूज़ करते थे, या फिर लैंडलेस लेबर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है खुद की काम करने के लिए, तो वो दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं और उन्हें उसके लिए वेजेस या सैलरी मिलती थी उनको उस काम के लिए। उन्हें बोलते थे कम्मकारास, ठीक है। और ये काम करते थे क्योंकि बहुत ही हेवी वर्क रहता था ये वाला काम, ट्रांसप्लांटिंग। प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन काम भी बढ़ गया। अब हम एक बहुत बड़े जनपद की बात कर रहे हैं, मगध की। मगध जो है वो हम मैप 4 पेज 49 पे ढूंढते हैं। तो ये रहा मैप 4 और ये रहा मगध, ठीक है साहब, ये रहा हमारा मगध। अब ये मगध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद है, और जनपद भी नहीं, महाजनपद है, और 200 साल तक इसका स्टेटस यही रहा। कहाँ पे पड़ता है मगध? तो मगध की लोकेशन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मगध की लोकेशन कहाँ पड़ती है। तो मगध की लोकेशन पड़ती है, गंगा जो है वो बह रही है मगध के पास से, और एक और नदी है सोन नदी, वो भी बह रही है मगध में, बाद में गंगा में मिल जाती है ये। तो ये दो रिवर के आसपास का एरिया जो रहता है वो मगध हो जाता है। और धीरे धीरे ये मगध जो है इसकी बाउंड्रीज चेंज होती रहती है, क्योंकि राजा जो है दूसरे नेबरिंग को कॉन्कर करते हैं, नहीं करते हैं, इस टाइप से इसकी बाउंड्रीज परमानेंट नहीं थी, चेंज हो सकती थी। तो ये वाला एरिया जो था वो मगध था। अब मगध में ये जो पानी की जो पानी के कारण, जो दो नदी के फ्लो होने के कारण तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। एक तो ट्रांसपोर्टेशन पानी के द्वारा, यानी कि बोट्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर की कमी नहीं पड़ी, वाटर सप्लाईज बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, और चूँकि जहाँ नदी रहती है वहाँ के आसपास की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, तो अनाज गेहूँ खाने पीने की भी कमी नहीं थी। पार्ट्स ऑफ मगध जो था वहाँ पे फॉरेस्ट भी था। पार्ट्स ऑफ द मगध जहाँ फॉरेस्ट था वो मैं बता देता हूँ कौन सा पार्ट ऑफ मगध फॉरेस्टेड था। करीब ये वाला पार्ट जो था वो फॉरेस्टेड था मगध का। तो वहाँ से फॉरेस्ट में एलिफेंट्स रहते थे, एलिफेंट्स को वहाँ पे कैप्चर किया जाता था, उन्हें ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट से वुड भी मिलता था, वुड से हाउसेस भी बनते थे, वुड से कार्ट यानी कि बुलक कार्ट, और चैरियट यानी कि रथ, ये भी मिलते थे, ये भी बन जाते थे वुड से। साथ ही साथ यहाँ पे आयरन ओर की माइन भी थी। आयरन ओर की माइन यानी कि आयरन के बड़े बड़े स्टोन रहते हैं, ओर बोलते हैं इन्हें फाइनली प्रोसेस करके आयरन बनता है। फिर उस आयरन से आप कुछ भी बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हो, वेपन बना सकते हो, आयरन प्लॉ बना सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये आयरन की माइंस है। अब इससे जो भी बनता है आयरन से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और चूंकि वो स्ट्रॉन्ग बनता है तो एक एज मिलता है। अगर वेपन स्ट्रॉन्ग बने तो सामने वाले के लिए खतरे की घंटी है। अगर हमारे वेपन्स आयरन से बने हुए और बाकी के आयरन से नहीं बने हुए तो हम पावरफुल हैं उनसे। आयरन के मगध के पास जो थे दो पावरफुल लीडर भी हुए हैं, रूलर भी हुए हैं, जिन्होंने दूसरे जनपदों को भी कॉन्कर कर लिया। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मगध स्टार्ट हुआ था तो बहुत छोटा बाउंड्रीज थी, लेकिन दूसरे जनपदों को कॉन्कर करके वो बहुत बड़ा बन गया। बताऊँ मैं? तो ये देखिए, मगध इतना बड़ा बन गया, इतना एरिया कवर कर लिया था मगध ने एक समय पे। तो
इसमें दूसरे जनपद भी आ गए। आप अगर पुरानी बाउंड्रीज देखें तो ऑलमोस्ट सारे जनपद कवर कर लिए थे मगध ने, और बहुत सारा एरिया भी कवर कर लिया था। तो इस टाइप से मगध बहुत बड़ा हो गया। और उनके जो दो मेन रूलर थे जिन्होंने दूसरों को कॉन्कर किया था, उनमें से एक थे बिंबिसार और दूसरे थे अजात शत्रु। अब अजात शत्रु बोल दो या अजात शत्रु बोल दो, नाम पक्का नहीं है क्या है, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग नाम रहते हैं। अजात शत्रु, उनकी इमेज भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अजात शत्रु की इमेज, आपको दिख रहे होंगे। हाथी पे बैठे, छत्र है उनके ऊपर, और एकदम राजसी ठाट बाट है। आप देखिए उनके हाथी को भी सजाया गया है इस टाइप से। अजात शत्रु पावरफुल लीडर है, पावरफुल रूलर थे। तो बिंबिसार उसके बाद अजात शत्रु, उसके बाद महापद्म नंद, ये भी एक रूलर हुए। और मैंने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट तक पहुंच गए उनके। नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट है भारत का, यहाँ तक पहुंच गए थे वो। देखिए यहाँ तक पहुंच गए थे। अब उनकी जो कैपिटल थी वो राजगृहा थी, जो बिहार में थी, वो मगध की कैपिटल थी। हाउएवर कुछ सालों बाद उनकी कैपिटल चेंज होके पाटलिपुत्र है, जो कि आज का प्रेजेंट डे पटना है, वही पाटलिपुत्र है। मगध के बारे में एक और बात बताता हूँ। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो जो थे वो यूरोप में मैसेडोन करके एम्पायर था। ये है मैसेडोन, यहाँ पे मैसेडोन करके एक छोटा सा राज्य था। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कॉन्कर करना, स्टार्ट किया। आप देखिए अलेक्जेंडर की जर्नी देखिए, उन्हें कॉन्कर करते 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 ग्रीस, यूरोप के कुछ पार्ट, उसके बाद ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उसके बाद इजिप्ट है, ये यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट को किया। उसके बाद पर्शिया पे आना स्टार्ट किया, और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंडिया है, भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका साम्राज्य इतना है, और भारत पे आक्रमण करने ही वाले हैं। क्या होता है देखिए, ये है अलेक्जेंडर, हिंदी में हम या पुराने लोग उसे सिकंदर भी बोलते हैं। और विश्व विजेता बनके ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आए और ब्यास नदी जो हमारी है उसकी बैंक्स पे खड़े हुए, उसके किनारे पे खड़े हुए, तब उन्होंने बोला कि चलो हम भारत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया। वो डर गए थे, दे वर स्कैर्ड, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, दे हैव हर्ड दैट रूलर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के रूलर्स थे, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें लाखों फुट सोल्जर्स हैं, जिसमें रथ है, एलिफेंट्स है। इन सब से डर के वो वापस लौट गए। ये आपको दिख रहा होगा कि ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी के थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। ये वापस लौट गए, यहाँ से भारत आ ही रहे थे, वापस लौट गए। ये देखिए, ये आपको एरो भी दिख रहा होगा वापस लौटने का उनका। वापस लौट गए, भारत को वो कुछ नहीं कर पाए। तो इतना पावरफुल था हमारा मगध उस समय। उनका मतलब जो मेन अगर लड़ाई थी तो वो मगध के राजा से थी। और मगध इतना पावरफुल था कि उसकी बातें ही सुन के, उसकी आर्मी के बारे में ही सुन के, जो विश्व विजेता आर्मी थी अलेक्जेंडर की, उसे उल्टे पैर वापस जाना पड़ा।